नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर 2 का चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों में अंतर क्या है और इनके मापक क्या हैं। आर्थिक विकास को कैसे मापते हैं, है ना, और आर्थिक ग्रोथ को कैसे देखते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जीडीपी, जीएनपी, है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आर्थिक विकास में एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप चाहें तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़। ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने जब पढ़ाया था आर्थिक विकास के मापक, तो उसमें कई बार ये दोनों शब्द आए थे। एक था यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा था पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ये है क्या, आइए समझते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर हम पीपीपी समझेंगे। क्रय शक्ति समता, जिसको हिंदी में कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम या वैश्विक विकास नेटवर्क है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। गरीबी कम करने मतलब किसका? ये विकासशील देशों की मदद करता है यूएनडीपी, है ना। विकासशील देश हैं, उनकी मदद करता है। वहाँ पर गरीबी कैसे कम किया जाए, उसके आधारभूत ढांचे को कैसे विकास किया जाए, और प्रजातांत्रिक प्रशासन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। अगर वहाँ पर जो सरकार है, अगर आप प्रोत्साहित करते हैं तो गरीबी कम करने के क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे भारत ने अच्छा काम किया है, हमने पढ़ाया था आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, हमने पढ़ाया था कि भारत ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुका है। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क, हमने पहले ही बताया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क सिटी में। यूएनडीपी परिवर्तन के लिए, अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। यूएनडीपी किन तीन चीज़ों को जोड़ता है? ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। देखिए, अगर ज्ञान होगा, अगर शिक्षित होंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। अनुभव होगा उनके पास, अगर कुशल होंगे तो बेहतर काम करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी। और संसाधन, अगर उनके पास संसाधन की कमी नहीं रहेगी तो उस कार्य को और भी ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब इन तीनों चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। अगर ज्ञान है आपके पास, अनुभव नहीं है, तो कहते हैं ना, थियरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। और आपके पास ज्ञान है, अनुभव, लेकिन संसाधन नहीं है काम करने के लिए। मान लीजिए आप कोई एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ जानते हैं,
ना तो आपके पास कैमरा है, ना कंप्यूटर है, ना माइक है, तो फिर आप कैसे बना पाएंगे? संसाधन की कमी। वही चीज़ है, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है कौन? यूएनडीपी। अगर इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो एक नई राह मिलेगी, लोग उससे जुड़ेंगे, तरह तरह के रोजगार से जुड़ेंगे, लोगों को रोजगार भी मुहैया कराएंगे, है ना। तो इससे भी गरीबी क्या होता है? गरीबी कम होती है। अब आइए जानते हैं यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 22 नवंबर 1965 को तकनीकी सहायता के विस्तारित कार्यक्रम यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस ईपीटीए और विशेष कोष यानी स्पेशल फंड के विलय के साथ हुई थी। इन दोनों को मिला दिया गया था। कारण क्या था? कहना था कि ये जो दोनों काम कर रहे हैं वही सेम काम यूएनडीपी भी, मतलब ये जो दोनों अलग अलग काम करते थे, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ईपीटीए और स्पेशल फंड, ये दोनों जो काम कर रहे हैं ये दोनों सेम है, तो क्यों ना इसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया जाए। तो वहाँ पर यूएनडीपी की स्थापना की गई। ठीक है, 22 नवंबर 1965 को। आइए जानते हैं ईपीटीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तकनीकी सहायता के विस्तारित कार्यक्रम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट यानी ईपीटीए की स्थापना 1949 में अविकसित देशों के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की मदद के लिए की गई थी, जबकि विशेष कोष संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता के दायरे को बढ़ाने के लिए था। वही चीज़ है, ईपीटीए की स्थापना की गई थी अविकसित देशों की मदद करने के लिए, और सेम यूएनडीपी क्या करता है? यूएनडीपी विकासशील या अविकसित देशों में गरीबी कम करने के लिए उनको ज्ञान, अनुभव और संसाधन से जोड़ने के लिए काम करता है ना, और उन्हें मदद भी मुहैया कराता है, ग्रांट। नेक्स्ट है इसके वर्तमान में अध्यक्ष 2020 में, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है? तो अचीम स्टेनर हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर हैं। क्लार्क पहली महिला है जो इसके अध्यक्ष बनी थी। देखिए यहाँ पर आपका स्टैटिक्स जीके भी कंप्लीट हो रहा है, इसको नोट करते रहिएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यह भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिनकी अवधि कितने साल के लिए होती है? सिर्फ 4 साल के लिए। 1990 से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की जाती रही है, HDI रिपोर्ट। हमने बहुत विस्तृत से पढ़ाया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक क्या है, इसमें किन किन चीज़ों को मानक और आधार बना करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आर्थिक विकास के मापक में, है ना, ह्यूमन विकास सूचकांक। इससे ये पता चलता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी देश में मानव विकास सूचकांक है, मतलब ये इंगित करता है कि मानव का विकास कितना हुआ है, लैंगिक भेदभाव कितना है, ठीक है, कुशल कामगार कितने हैं और अप्रशिक्षित कितने हैं, कितना उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, सरकार को कितना उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये सब इसमें हम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से। जीवन स्तर भी हम देखते हैं, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा, सब ये हम मानव विकास सूचकांक में देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने की 20वीं वर्षगांठ पर बहुआयामी निर्धारणता सूचकांक की पद्धति को भी विकसित किया था यूएनडीपी ने।
अब देखिए हम ये भी पढ़ा चुके कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक या निर्धनता सूचकांक, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। गरीब खाली ये नहीं कि आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है ना, बहुआयामी, सभी आयामों को ध्यान में रखा जाता है ना, सभी आयामों को ध्यान में रखा जाता है। और ये कौन कौन से आयाम ध्यान में रखे जाते हैं ये हमने पढ़ाया है, आप पिछले वीडियो में जाके, हम फिर से कह रहे हैं, आर्थिक विकास के मापक, आप पिछले वीडियो में जाके उसको ध्यान से पढ़िए। सभी सूचकांकों को लगभग मैंने कवर कर दिया है जो आर्थिक विकास के मापक हैं। मापा जाता है कि आर्थिक विकास, किसी देश की आर्थिक विकास कितनी है ना, सभी सूचकांक है उसमें। अगला है, यह विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण, अनुदान सहायता प्रदान करता है। यह हम अभी बताया मैंने कि विकासशील देशों की मदद करता है उसको आगे बढ़ने में। सॉरी। यह राष्ट्रों के बीच तकनीकी और निवेश सहयोग को बढ़ावा देता है, तकनीकी और निवेश सहयोग को भी बढ़ावा देता है। यूएनडीपी की स्थिति संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर एक कार्यकारी बोर्ड की है। देखिए महत्वपूर्ण है यह। यूएनडीपी की स्थिति संयुक्त राष्ट्र महासभा के भीतर एक कार्यकारी बोर्ड की है। यूएनडीपी प्रशासक यानी कि जो अध्यक्ष होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और उप महासचिव के बाद संयुक्त राष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा रैंक का अधिकारी होता है। इस समय कौन है? अचिम स्टेनर हैं। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। मतलब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों क्या करते हैं? अपने स्वेच्छानुसार उसको फंड मुहैया कराते हैं, वित्त पोषित है। यह संगठन 177 देशों में काम करता है। बहुत बड़ी बात है, यूएनडीपी 177 देशों में काम करता है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, गरीबी को कम करना, है ना, और उनको ज्ञान, अनुभव और संसाधन उपलब्ध कराना, है ना। जहां यह स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर विकास की चुनौतियों का सामना करता है और स्थानीय क्षमता विकसित करता है ना। वही क्षमता जब विकसित होगी तो वो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो या तो अपना काम करेगा या फिर कहीं नौकरी करेगा, कुछ बढ़िया काम करेगा, किसी को नौकरी मुहैया कराएगा, है ना। ये चीज़ें होती है। अगला है, यह देशों को सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। अब यहाँ पर ये आया सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको हम अलग से समझेंगे कि ये सतत विकास लक्ष्य क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, है ना। अगला है, एक वैश्विक रिपोर्ट के अलावा यूएनडीपी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय मानव विकास रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। वैश्विक रिपोर्ट तो देता ही है, वैश्विक रिपोर्ट मतलब पूरे कंट्री का। इसके अलावा रीजनल, नेशनल और स्थानीय, लोकल मानव विकास रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आप लोग जान गए होंगे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है, इसका मूल्य उद्देश्य क्या है, क्या कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन है, यही इसका मेन है ना। तो इतने ये आपका क्लियर हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण अब है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति समता, है ना। चलिए आइए इसको हम पढ़ते हैं। क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी,
परचेजिंग पावर पैरिटी विभिन्न देशों में कीमतों का एक माप है जो देशों की मुद्राओं की पूर्ण क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करता है। ये देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से समझिएगा, सब कुछ इसी में छुपा है। अगर इसको समझ गए तो आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। क्रय शक्ति समता जो पीपीपी है, परचेजिंग पावर पैरिटी, विभिन्न देशों में कीमतों का एक माप है। मतलब कीमत को मापा जाता है जो देशों की मुद्राओं की पूर्ण क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करता है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये है इंडिया और ये है आपका अमेरिका, ठीक है, इंडिया और अमेरिका। तो इसकी करेंसी अलग है, इसकी करेंसी अलग है, ठीक है ना। इसकी क्रय शक्ति अलग है, इसकी क्रय शक्ति अलग है, ठीक है ना। दोनों देशों की क्रय शक्ति अलग है, लेकिन जब पीपीपी की बारी आती है तो दोनों देशों की विशिष्ट वस्तुओं को एक बास्केट में, ये इंडिया है और ये अमेरिका है, दोनों देशों में कुछ विशिष्ट वस्तुएं होती हैं जो दोनों देशों में समान रूप से इस्तेमाल होती है। उसको एक बास्केट में रखा जाता है और ये देखा जाता है कि भारत कितने में खरीद रहा है भारतीय रुपया और अमेरिकन डॉलर उसे कितने में खरीद रहा है ना। और वहीं से जो विनिमय दर निकलता है वही पीपीपी कहलाता है, ठीक है। क्रय शक्ति समता यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा विकसित अवधारणा है। इस अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। इसका भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, विश्व बैंक क्या है, इसका भी, इनका कार्य क्या है, मुख्यालय कहाँ है, इनकी स्थापना कब हुई, ये सब इसका हम एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, और धीरे धीरे बिना समय गंवाए और बिना परेशान होए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे आराम से, ताकि काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। तो यह क्रय शक्ति समता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा विकसित अवधारणा है। यह अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। विनिमय हमने आपको पढ़ाया था। विनिमय अगर आप नहीं जानते तो पीछे जाके वीडियो देखिए, है ना, 1 से लेकर 7 तक वीडियो देख डालिए, इसमें आपको विनिमय क्लियर हो जाएगा, विनिमय किसे कहते हैं। तो विनिमय अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु और सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से लिया जाता है। वस्तु या सेवा, देखिए अभी हमने बताया था ना कि जैसे मान लीजिए ये है इंडिया और ये है अमेरिका, ठीक है, और ये एक बास्केट बना दिया गया, ये बताएंगे, क्लियर करेंगे हम, ये एक बास्केट बना दिया गया। तो इंडिया और अमेरिका जो दोनों में समान वस्तुएं और सेवाएं हैं, विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनको एक बास्केट में रखा जाता है और देखा जाता है कि अमेरिकी डॉलर से उसको खरीदने में कितना खर्च हो रहा है और इंडियन रुपए से जब खरीदा जाता है तो उसमें कितना खर्च हुआ है, और जो भी खर्चा होता है दोनों देशों से तुलना की जाती है, ठीक है ना। इससे और इससे दोनों से तुलना की जाएगी कि दोनों में अंतर कितना है, ठीक है ना। ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब यही है कि उस देश की क्रय शक्ति कितनी है ना, क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति कितनी है। कई मामलों में पीपीपी एक मुद्रास्फीति दर का उत्पादन करती है जो एक स्थान पर सामान की टोकरी की कीमत के
बराबर होती है और जो एक अलग स्थान पर माल की टोकरी की कीमत से विभाजित होती है ना। एक स्थान पर सामान की टोकरी की कीमत के बराबर होती है जो एक अलग स्थान पर माल की टोकरी की कीमत से विभाजित भी होती है, यानी कि मुद्रास्फीति दर का भी उत्पादन करती है। इसकी गणना के लिए नई विनिमय दर निकाली जाती है। वो विनिमय दर कैसे निकाली जाती है, आइए वो भी समझ लेते हैं। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी को मापने के लिए एक नई विनिमय दर निकाली जाती है। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया बास्केट बी, ठीक है। ये हो गया इंडिया और ये हो गया अमेरिका, ठीक है। इसने खरीदा $1 में, अमेरिका ने $1 में खरीदा और अमेरिका ने जो खरीदा $1 में, वही सामान इंडिया को पड़ गया ₹18 में, ठीक है। कितने पड़ गया? ₹18 में। अमेरिका ने इस बास्केट में जो विशिष्ट वस्तु और जो सामान है, जो विशिष्ट वस्तु और सामान है उसको $1 में खरीदा अमेरिका ने, और इंडिया ने उसी को खरीदा इस बास्केट को, तो इंडिया के करेंसी के हिसाब से वो कितने का पड़ गया? ₹18 का पड़ गया, ठीक है। ₹18 का पड़ गया। तो यानी कि ये आपका हो गया ₹18 का पड़ गया, यानी कि $1 किसके बराबर? $1 जितने में अमेरिका खरीद रहा है $1 में, उतने में ₹18 में कौन खरीद रहा है बाबू? इंडिया, ठीक है ना। उसी सामान की कीमत इंडियन करेंसी में ₹18 में मिल रही है, और उसी सामान जो विशिष्ट वस्तु है, जो बास्केट है उसमें जिसमें विशिष्ट वस्तु और सामान रखा गया है, उसकी कीमत इंडियन करेंसी में ₹18 पड़ रहा है, लेकिन अमेरिकी करेंसी में $1 में वो मिल रहा है। तो इससे ये पता चलता है, ये आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी निकल जाती है, विनिमय दर, नई विनिमय दर। मतलब कि $1 पीपी के आधार पर $1 किसके बराबर है? ₹18 के बराबर है, ठीक है। $1 ₹18 के बराबर है। वैसे $1 मार्केट एक्सचेंज के हिसाब से $1 कितने के बराबर है? आपने पढ़ा है $1 लगभग ₹70 के बराबर है। कितने रुपए के बराबर है? ₹70 के बराबर है। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम जीडीपी निकालेंगे, इस हिसाब से ये ₹70 है, और परचेजिंग पावर पैरिटी में $1 बराबर ₹18, दोनों में अंतर हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, $1 पीपीपी मॉडल के हिसाब से $1 ₹18, और मार्केट एक्सचेंज रेट जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, है ना। 2 जीडीपी काउंट किया जाता है। एक काउंट किया जाता है नॉमिनल जीडीपी, वो मार्केट एक्सचेंज रेट रहता है $1 बराबर ₹70। अगर अब ये एक्सचेंज रेट ज़रा समझ लीजिए, ठीक है ना। आप मान लीजिए आप कोई सामान भारत में ख़रीदते हैं, तो आप ₹70 में ₹70 में एक बिस्कुट आप खरीदते हैं, ठीक है। ये बिस्किट है, ₹70 में एक बिस्किट खरीदते हैं, लेकिन वही बिस्किट अमेरिका क्या कर रहा है? $1 में खरीद रहा है वही बिस्किट, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वही सामान इसने $1 में ख़रीदा है, और जबकि भारतीय रुपये ₹70 देने पड़े हैं, यानी कि 70 गुना अधिक। अमरीकी डॉलर कितना होता है? 70 गुना अधिक होता है, जबकि भारतीय 70 गुना कम होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा देना पड़ता है भारत को, है ना। अब अमेरिका $1 दे रहा है उसी सामान को, और आप 70
रुपए दे रहे हैं, तो आप दोनों को कंपेयर करके देखिए कौन ज़्यादा दे रहा है। भारत दे रहा है, यानी कि भारत की जो वो क्रय शक्ति नहीं, भारत कितना गुना कम है, 70 गुना कम है, और अमेरिका 70 गुना ज़्यादा है उसकी करेंसी। ठीक है, तो जब ज़्यादा है उसकी करेंसी, तो जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आइए इसी को समझ लेते, फिर हम आगे चलेंगे। पहले इसी को समझ लिया जाए। देखिए नॉमिनल जीडीपी जो होता है ना, अब जैसे मान लीजिए इंडिया है, ये है इंडिया। इंडिया सबसे पहले क्या करेगा, रुपए में अपनी अर्थव्यवस्था की आकलन करेगा। ठीक है ना, रुपए में अपने करेंसी में, तो जो भी उसकी अर्थव्यवस्था आएगी रुपए में, ठीक है ना, रुपए में तो अर्थव्यवस्था निकल गई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो कैसे दिखाएगा, तो इस रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब डॉलर में कन्वर्ट करेगा तो क्या करना होगा, जो भी निकला है उसमें 70 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना, 70 से, क्योंकि $1 70 के बराबर है, तो 70 से हम भाग दे देंगे, तो जो भी आएगा वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। लेकिन वही पीपीपी मॉडल अगर देखें, पीपीपी मॉडल के हिसाब से अगर इकोनॉमी देखें, तो हमने बताया था कि $1 किसके बराबर है, 18 रुपये के। एक तरीके से मान लीजिए 18 रुपये के। तो यहाँ पर जो इंडिया जो करेंसी होगी, इंडियन करेंसी से जो अर्थव्यवस्था का आकलन किया गया है रुपए में, ये आपकी टोटल अर्थव्यवस्था रुपए में आकलन कर लिया गया और उसको 18 से भाग दिया जाएगा, है ना। तो अब देखिए, आप एक तरफ जो भी आपकी टोटल अर्थव्यवस्था है उसको आप 70 से भाग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप 18 से भाग दे रहे हैं, तो 18 कम है। 18 कम है, जब 18 से पूरे इंडियन करेंसी वाली जो अर्थव्यवस्था है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा होगा। ठीक है, आज 70 से जब हम भाग देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था जो रुपए में है उसको 70 से भाग देंगे डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, ये थोड़ा सा कम होगा। तो यही अंतर है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जब हम देखते हैं, देखिए ये वाला है आपका पीपीपी मॉडल और ये वाला आपका है नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था 6वें स्थान पर है। ठीक है ना, और पीपीपी मॉडल के हिसाब से देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3रे स्थान पर क्यों है और 6वें स्थान पर क्यों है। ठीक है ना, दोनों आपने समझ लिया, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी मॉडल पर आधारित जीडीपी, है ना। तो यहाँ से हम अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाते हैं, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तुलना करके और पीपीपी मॉडल के हिसाब से तुलना करके हम पता लगाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब पीपीपी मॉडल ख़त्म कर लिया जाए। पीपीपी इसमें और है, तो हम यहाँ थे। इसकी गणना के लिए विनिमय दर निकाली जाती है। विनिमय दर हमने बताया कि 2 कंट्री को एक बास्केट में, दोनों कंट्री की विशिष्ट वस्तु और सेवाओं को एक बास्केट में रख दिया जाता है। विशिष्ट वस्तुएं ही होती हैं, है ना। अब ये नहीं कि उसमें शराब की बोतल डाल दिया जाए, है ना। मान लीजिए बीफ डाल दिया जाए। आपने देखा होगा कि अमेरिका में शराब और बीफ एकदम खुलेआम है, वहाँ पर कोई बंधन नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, सभी लोग शराब नहीं सेवन करते, सभी लोग बीफ का सेवन नहीं करते। यहाँ तक कि गोवंश पर हत्या पर भी रोक है। अच्छी बात है ना। तो विशिष्ट वस्तु होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए जो दोनों देशों में समान हो, और दोनों की क्रय शक्ति को देखा जाता है, तुलना किया जाता है, उसी आधार पर विनिमय दर निकाली जाती है। देखा जाता है कि कुछ निश्चित वस्तुओं की टोकरी को $US कितने में खरीदता है,
और उसी टोकरी को संबंधित देश की मुद्रा द्वारा कितने मूल्य में खरीदा जाता है। अभी बताया मैंने। इन दोनों मुद्राओं की मात्रा को बराबर मानकर विनिमय दर प्राप्त की जाती है। ठीक है। पीपीपी अगला है। पीपीपी मुद्रास्फीति और विनिमय दर गरीबी, शुल्क और अन्य लागतों के कारण बाजार में विनिमय दर से भिन्न हो सकती है। अभी बताया मैंने। जो मार्केट एक्सचेंज है ना, मार्केट एक्सचेंज रेट, बाजार विनिमय दर, वो इस समय कितना है? $1 बराबर कितना है? 70 रुपया है। ठीक है ना। आप अगर कोई अमेरिका, आप मान लीजिए आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए अगर आप 70 रुपया लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर $1 ही मानेगा। आप भले ही कितना ही कहिए कि ये तो 70 है, लेकिन वो मानेगा ही नहीं, वो $1 ही मानेगा। ठीक है ना। आप 700 रुपया ले गए तो आपको $10 मानेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चेंज होता रहता है। विभिन्न देशों की जीडीपी की तुलना करते समय पीपीपी विनिमय दरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पीपीपी मॉडल का, है ना। पीपीपी से जो अभी बताया ना मैंने बास्केट वाला, कि एक अमेरिका ने जो बास्केट में जो विशिष्ट वस्तु और सेवाएं हैं उसको $1 में खरीदा, जबकि भारत वही 18 रुपये में खरीदा। ठीक है ना। एक अनुमान लगा रहे हैं। जीवन स्तर को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आधुनिकतम माप को क्रय शक्ति समता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती हैं। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम ICP के तहत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं जारी की हैं। अब देखिए, क्रय शक्ति जो लिया जाता है ना, क्रय शक्ति, जैसे कि $1 बराबर 18 रुपया, इसका एक संदर्भ लिया जाता है, किसी वर्ष को ले लिया जाता है। जैसे इस बार 2017 को लिया गया है, पिछली बार 2011 को था। तो 2017 के संदर्भ के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं, ये देखिए खचपच हो गया है, ये इंग्लिश वाला है, कन्वर्ट नहीं हुआ, जारी की है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था में जीवन की लागत के अंतर को समायोजित करती है। ICP के वर्ष 2017 के इस चक्र में विश्व की 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। विश्व की 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी UN स्टैटिस्टिकल कमीशन UNSC के दिशा निर्देशन में विश्व में डेटा संग्रह की सबसे बड़ी पहल है। ये देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अगला है क्रय शक्ति समता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जाता है। अभी बताया मैंने कि उसकी दो तरीके होते हैं, एक नॉमिनल GDP और एक PPP मॉडल के आधार पर, है ना। दोनों को मिला करके देखा जाता है। अगर आप नॉमिनल से देखेंगे तो थोड़ा कम होगा और स्थिति मतलब कि आप थोड़ा नीचे दिखेंगे, और PPP मॉडल के आधार पर अगर देखा जाए तो ऊपर दिखेंगे, जैसे भारत के साथ है। PPP मॉडल के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी है, जबकि अगर हम नॉमिनल GDP के हिसाब से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? 6वें स्थान पर है पूरे विश्व में। अगला है वर्ष 1970 में, अच्छा हाँ, एक यहाँ पर टर्म आया था अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम। ये है क्या चीज़? वर्ष 1970 में अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से भारत ICP चक्रों में शामिल हो चुका है। अभी तक कितने इसमें शामिल है? 176 देश
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है। यहाँ पर ये देखिए, भारत में जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है वही राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसे राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को, ठीक है। ये आईसीपी है, इसको वही कर लीजिएगा, आईसीपी है ना, आईसीपी। भारत को आईसीपी के वर्ष 2017 चक्र के लिए ऑस्ट्रिया के साथ साथ आईसीपी गवर्निंग बोर्ड का सह अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल होता रहा है। अब ये तो हमने पढ़ा कि पीपीपी मॉडल है क्या, ठीक है ना। हमने पढ़ा कि पीपीपी मॉडल है क्या, पीपीपी मॉडल से कैसे निकालते हैं नई विनिमय दर, ठीक है। और पीपीपी मॉडल के आधार पर जीडीपी को कैसे देखा जाता है, अर्थव्यवस्था को कैसे देखा जाता है। और ये भी हमने पढ़ा कि नॉमिनल जीडीपी से अर्थव्यवस्था को कैसे देखा जाता है, कैसे निकालते हैं, दोनों से तुलना कैसे करते हैं, ये हमने अभी बताया आपको। अब जरा पीपीपी मॉडल के हिसाब से भारत की स्थिति देख लेते हैं, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की स्थिति। पहले देखते हैं भारत की स्थिति वैश्विक स्तर पर, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के स्तर पर प्रति डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की क्रय शक्ति क्षमता वर्ष 2017 में 20.65 है। मतलब जो $1 में जो सामान अमेरिका खरीदेगा वो भारत को कितना देना पड़ेगा, 20.65, ठीक है ना। जो 2011 में 15.55 रही थी। अब समझिए यहाँ पर बढ़ गया है थोड़ा, ठीक है ना। 2011 में 15.55 रही थी, यानी कि पीपीपी मॉडल के हिसाब से अगर 2011 की तुलना करें तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी थी 2011 में। और क्रय शक्ति क्षमता वर्ष 2017 के संदर्भ में अगर देखा जाए, जो 17 को लिया गया है आधार मान के, मतलब कि 17 का लिया गया फिर 2021 में लिया जाएगा, हर साल इसको नहीं लिया जाता। 2017 का लिया गया पीपीपी जो दर है ना, विनिमय दर, और 2021 में लिया जाएगा जो 21 आने वाला है ना, अगले साल। तो 2017 के संदर्भ में जो हमारा जो क्रय शक्ति क्षमता है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, खरीदने की जो क्षमता है वह 20.65 है, ठीक है ना। मतलब $1 बराबर 20.65, ये पीपीपी के हिसाब से। और वैसे मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 बराबर 70 रुपये के समथिंग है ना। भारतीय रुपये की अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर समान वर्ष की इसी अवधि के 46.67 के तुलना में बढ़कर 65.12 हो गई है। इसके अनुसार बाजार विनिमय दर, मार्केट एक्सचेंज रेट की क्रय शक्ति समानता का अनुपात मूल्य स्तर सूचकांक यानी प्राइस लेवल इंडेक्स का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था की कीमतों के स्तरों की तुलना करने के लिए किया जाता है, जो वर्ष 2011 में 42.99 था, उसकी तुलना वर्ष 2017 में 47.55 है, ठीक है ना। यहाँ पर यह है, फिर से इसको समझ लेते हैं। बाजार विनिमय दर, मार्केट एक्सचेंज रेट की क्रय शक्ति समानता का अनुपात मूल्य स्तर सूचकांक का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था की कीमतों के स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। कीमतों के स्तर
की तुलना करने के लिए किया जाता है। 2011 में 42.99 था, जबकि 2017 में कितना है 47.55 है। इसको नोट कर लीजिएगा। 2017 में भारत द्वारा पीपीपी के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने वैश्विक स्थिति को बनाए रखा है। 2017 के हिसाब से चीन 16.4%, ठीक है ना। चीन का कितना है 16.4%, अमेरिका का 16.3% की तुलना में पीपी के लिहाज से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 6.7% रहा है। किसका? चीन और अमेरिका की तुलना में भारत का, ठीक है। यहाँ पर देखिए दीदी है, वैश्विक रूप से कुल 119,547 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से 8051 अमेरिकी डॉलर रहा, ठीक है ना। अगला है भारत वैश्विक वास्तविक एकल उपभोग एवं वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में अपनी क्रय शक्ति क्षमता आधारित हिस्से के लिहाज से भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका आ सकता है। ये तो हो गया वैश्विक स्तर पर। अब हम देख लेते हैं प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति, ठीक है। 2017 में भारत ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी क्षेत्रीय स्थिति बनाए रखी है। प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो पीपीपी के लिहाज से क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 20.83% था, है ना। ये भी देख लीजिएगा। टोटल 232,344 बिलियन हांगकांग डॉलर में इतना हांगकांग डॉलर रहा, 48,395 इतना रहा। वही एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन 50.76% के साथ प्रथम और इंडोनेशिया 7.49% के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है। और यहाँ भी वही था, यहाँ पे, ठीक है ना। चीन पीपीपी के आधार पर प्रथम स्थान पर, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। नहीं, अमेरिका 16.3, अमेरिका पहले स्थान पर, ठीक है ना, और दूसरे स्थान पर चाइना। अब आइए हम आगे चलते हैं। भारत क्षेत्रीय वास्तविक सकल उपभोग एवं क्षेत्रीय सकल पूंजी निर्माण में अपनी पीपीपी आधारित हिस्से के लिहाज से भी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी बताया मैंने, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, अब पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारतीय रुपये से हांगकांग डॉलर की विनिमय दर इस अवधि की तुलना में 6% से बढ़कर 8.36% हो गई है। वहीं भारत का मूल्य स्तर सूचकांक प्राइस लेवल इंडेक्स वर्ष 2011 के 71 की तुलना में घटकर बस 2017 में 64 रह गया है। अगली आईसीपी तुलना वर्ष 2021 के लिए की जानी है, ठीक है ना। तो ये था आपका पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल से अर्थव्यवस्था के आकार कैसे मापते हैं, नॉमिनल जीडीपी से अर्थव्यवस्था के आकार को कैसे मापते हैं, इसके अलावा यूएनडीपी, आज ये क्लियर हो गया। तो अब आपका लगभग दूसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। कुछ सूचकांक है, तो हमने ये सोचा है कि जितने भी सूचकांक है उसका हम अलग से आपको वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। एक सूचकांक को एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराना मतलब कि एक जगह एक साथ आपको पढ़ने में आसानी भी होगी, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी अच्छा होगा और आप प्रदर्शन बेहतर कर पाएंगे। तो
तो आज आपने जाना है कि पीपीपी मॉडल किसे कहते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को देखते हैं पीपीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर, और नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कैसे देखते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया आज। अब हम तीसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे, नेशनल इनकम। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेरोजगारी, चौथा। राष्ट्रीय आय इसके बाद है, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लोगों से भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी आके पढ़ सकें, है ना। मैं अगर चाहता तो एक, जैसे और लोग पढ़ा रहे हैं कि एक ब्लैक मतलब वाइट बोर्ड पे या फिर वैसे ही पेज पर पढ़ा देता, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइप करके इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग नोटबुक आसानी से बना सकें, है ना। इसलिए मैं टाइप करता हूँ, बहुत ज़्यादा समय दे रहा हूँ इस पर, है ना। तो आप लोग नोटबुक बनाते चलिए, क्योंकि वीडियो का कोई भरोसा नहीं है, इंटरनेट चले ना चले, या फिर आप कहाँ ढूंढेंगे वीडियो को कि आपने क्या पढ़ा था। कई सारी चीज़ें वीडियो में ऐसी आती है कि आप उसको सर्च नहीं कर पाएंगे, बहुत बीच में होती है। तो आप लोग नोटबुक ज़रूर बनाइए, है ना, और उसको बार बार अध्ययन कीजिए। नोटबुक बना के बार बार वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे। और जब अर्थव्यवस्था को पढ़ लेंगे तो सभी चीज़ों को एक फोकस करके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू बनाए रखिए, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, है ना। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट में लिखिए, हम उसका सुझाव देंगे। ठीक है, नमस्कार।